भारत की तरफ से चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद चाइना की तरफ से भी चाइना में सभी इंडियन साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के लिए अब एक ऐसा असॉल्ट राइफल खरीदने का फैसला किया गया है जिसमें लगभग स्नाइपर राइफल के कैट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। राफेल्स को उड़ाने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के पास बस 10 ही ट्रेंड पायलट मौजूद हैं और रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर खरीदे जा रहे MiG-29 या फिर सुखोई 30 की डील के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगाने की बात की गई है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी बदले में भारत को F-35 को ऑफर करने का प्रस्ताव दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी को अभी एक स्पेशल तरीके की नाइफ मिलने वाली है। डेक्कन क्रॉनिकल्स के रिपोर्ट के मुताबिक स्विस आर्मी की नाइफ जैसी ये होने वाली है, लेकिन इसमें इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन किया जाएगा। ये एक तरीके से मल्टीपर्पज इक्विपमेंट होने वाली है जिसमें डिटोनेटर क्रिम्पर, वायर कटर, बॉटल ओपनर के साथ साथ हर छुरे की पहचान जिसे कहा जाता है यानी कि एक ब्लेड होने वाली है, जिसको जरूरत पड़ते वक्त हमारे जवान जो है वो क्लोज क्वार्टर बैटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो क्रिम्पर होने वाला है वो यूनिवर्सल टाइप होना चाहिए और ये कम से कम 12 mm की बोल्ट को आसानी से निकालने की क्षमता रखनी चाहिए। ये साइज में कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ हाथ में अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए ताकि कोई भी काम करते वक्त ग्रिप इसमें अच्छा रहे। ये -20 डिग्री से लेके +50 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेलने की क्षमता रखनी चाहिए और इसमें 12 से 24 गेज की वायर को काटने लायक क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक लॉकिंग सेफ्टी सिस्टम होने वाली है ताकि इस्तेमाल ना करते वक्त गलती से ये बाहर आके हमको ही घाव ना लगा दे। ये नाइफ अभी ऑलिव ग्रीन और मैट फिनिश की कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलने वाली है और इनकी मेंटेनेंस एकदम ना के बराबर होनी चाहिए और इनको धूल और मिट्टी में रगड़ने के बाद भी इतनी आसानी से ये खराब नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही अभी हमारे स्पेशल फोर्सेस के लिए स्कार H राइफल को खरीदने का फैसला किया गया है। ऐसे करीब 1000 राइफल को अभी खरीदने के लिए बेल्जियम की FN के साथ एक डील को साइन किया गया है और ये सभी के सभी अभी फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर खरीदा जाएगा। ये एक तरीके से मल्टी कैलिबर राइफल है, यानी कि इसमें मल्टीपल कैलिबर के राउंड को फायर किया जा सकता है। ये 7.62 × 51 mm के राउंड के साथ साथ 308 लैपियम मैग्नम को भी फायर कर सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही कैलिबर स्नाइपर कैलिबर के राउंड है और हमारे आम असॉल्ट राइफल के मुकाबले ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसमें हमारे जवान एक आम AK सीरीज के राइफल के मुकाबले 200 मीटर ज्यादा दूरी तक इजीली टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ये राइफल काफी मॉड्यूलर डिजाइन के साथ आने वाली है और इसमें हम बाद में 40 mm की ग्रेनेड लॉन्चर्स को भी फिट कर सकते हैं। इसकी बट सेक्शन को अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है और इसमें 3 से 4 वैरायटी ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो किसी भी रशियन जेट को खरीदने से पहले दोबारा सोच ले, क्योंकि इसमें भारत को काटसा एक्ट के अंदर सैंक्शन लगाने का खतरा बना रहता है। 26 जून को यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से कहा गया था कि भारत भी अभी काटसा एक्ट से नहीं बच सकता है, लेकिन डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स की करंट प्रोक्योरमेंट के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं किया गया था। पर यूनाइटेड स्टेट अपने सभी अलाइड कंट्रीज को यह बताना चाहता था कि रशिया से कोई भी डिफेंस डील करने से पहले उनके ऊपर सैंक्शन लगाने का खतरा बना रही, ये सभी जान ले। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया से अभी लगभग $1 बिलियन से ज्यादा की डिफेंस डील किया गया है और अभी एडिशनल MiG से लेके सुखोई खरीदे जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बात को लेके यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस यही है कि यूनाइटेड स्टेट कभी भी भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। और अभी भारत और रशिया के बीच जो भी डिफेंस डील हो रहे हैं ये भारत के लिए कितने जरूरी है ये बात यूनाइटेड स्टेट भी अच्छी तरीके से जानता है और हमारी देश की सुरक्षा करने के लिए हम कोई भी देश से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट बीच में आके हमको रोक नहीं सकता है। और पहले से ही यूनाइटेड स्टेट की काटसा एक्ट से बचने के लिए रशिया और भारत के बीच अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड को भी एस्टेब्लिश किया जा चुका है। अभी एक और खबर सामने आई है कि यूनाइटेड स्टेट अभी भारत को 5th जनरेशन की फाइटर जेट देने वाला है और ये बात अभी यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में पेश किया गया है। ये खबर अभी TV9 में जोर शोर से चल रहा है और यूनाइटेड स्टेट F-35 से लेके F-22 तक को भी भारत को ऑफर करने वाला है, ऐसा TV9 में बताया जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और आप में से जितने लोगों ने भी इसके बारे में सवाल किया था, इसको लेके थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट शायद अभी भारत को रशियन MiG सीरीज या फिर सुखोई सीरीज की जेट को खरीदने के बदले F-35 को ऑफर कर सकता है।
लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ TV9 और रिपब्लिक भारत में इसके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उनके पास भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहीं पर F-22 की बात एकदम झूठी है, इसको मैं लिख के दे सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में वो कौन सी बिल यहाँ पर पास हुई है उसका कॉपी निकालूँ। अगर वो मिल जाता है तो मैं ट्विटर में या फिर फेसबुक पेज में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अगला अपडेट राफेल जेट को लेके है। कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि 27 जुलाई को भारत को 6 राफेल जेट मिलने वाले हैं और इन सभी राफेल को हमें फुली आर्म्ड कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा। पहले हमें इनिशियल बैच की डिलीवरी देते वक्त सिर्फ 10 ही मेटियोर मिसाइल मिलने वाली थी, लेकिन अभी इमरजेंसी की वजह से जब भारत की तरफ से फ्रांस की डीजे के साथ बातचीत किया गया तो वो एडिशनल मेटियोर मिसाइल के साथ साथ स्कैल्प मिसाइल को भी भारत को देने के लिए राजी हो गए थे। अब मेटियोर मिसाइल की एक्चुअल रेंज कितनी ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसको अभी 100 किलोमीटर से ज्यादा बताया जाता है, पर फिर भी इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है और इसका नो एस्केप जोन सभी मिसाइल से बेहतर है। अब एमराम मिसाइल की लेटेस्ट वेरिएंट की बात करें तो इसकी रेंज 180 किलोमीटर से ज्यादा है। R-77 की लेटेस्ट वर्जन की बात करें जिसको Su-35 और Su-57 के लिए बनाया गया है, उसकी रेंज भी 190 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मेटियोर मिसाइल की रेंज को 100 किलोमीटर से ज्यादा बताने के बाद भी इसको यहाँ पर बेहतर कहा जाता है, क्योंकि इसका नो एस्केप जोन इन दोनों मिसाइल के मुकाबले काफी बेहतर है। और ये जो 100 किलोमीटर का रेंज यहाँ पर बताया जाता है वो मेटियोर मिसाइल का लगभग नो एस्केप जोन की बराबर की है। इसकी मैक्सिमम रेंज इससे कई ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने वो इंटरव्यू वाला वीडियो अगर देखा होगा जिसमें मैंने DRDO के एक साइंटिस्ट के साथ हमारे SFDR मिसाइल के बारे में बातचीत कर रहा था जो कि इसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि SFDR टेक्नोलॉजी के साथ जो भी मिसाइल आगे बनने वाले उनकी मिनिमम रेंज 240 किलोमीटर से ऊपर होने वाली है और अभी वही टेक्नोलॉजी मेटियोर मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी राफेल जेट के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, क्योंकि ये अकेला ऐसा फाइटर जेट है जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की लगभग सभी एयरक्राफ्ट के ऊपर हमें VVR रेंज में एडवांटेजेस दिला सकता है, क्योंकि PL-15 मिसाइल की वजह से चाइना की J-16 और J-10C एयरक्राफ्ट हमारे सुखोई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी J-11 और J-8 जैसे एयरक्राफ्ट को हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर जेट आराम से देख सकते हैं। एक और खास मिसाइल जो राफेल के साथ हमको मिलने वाली है वो स्कैल्प मिसाइल है। इनकी रेंज ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के आसपास की है और इसकी रेंज की वजह से हमारे फाइटर जेट इंडियन एयर स्पेस में रह के ही तिब्बत में काफी दूर मौजूद चाइनीज एयरवेज के ऊपर हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारे पास बस 10 CSA पायलट मौजूद है जो कि राफेल को उड़ा सकते हैं और अभी एडिशनल 12 पायलट्स हैं जिनको राफेल को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 2019 से ही फ्रांस में हमारे 100 के करीब एयर क्रू मौजूद है जिनको राफेल की लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट और ऑपरेटिंग के बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना को लेके। दोस्तों, जैसे आप सबको पता लग चुका होगा कि कल से भारत की तरफ से 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तब से मीडिया इसे पता नहीं डिजिटल स्ट्राइक और क्या क्या बता रही है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है काफी अच्छा हुआ है। काफी पहले से ही हमारे लोगों का ये डिमांड था कि चाइनीज ऐप्स के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाए और स्पेशली टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया था इसका रिएक्शन अभी चाइना की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। और वैसे तो पहले से ही चाइना में कोई भी फ्रीली कोई भी चीज को ब्राउज नहीं कर सकता है और इसके लिए वहां पर अंकुश लगा दिया गया था और अभी चाइना में VPNs के इस्तेमाल के ऊपर भी पाबंदी लगा दिया गया है ताकि उनके वहां का कोई भी इंसान इंडियन मीडिया या फिर कोई भी वेबसाइट्स को सर्च नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनकी मीडिया वाले भी अब किसी भी इंडियन न्यूज को या फिर सोशल मीडिया साइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उनको जो भी डाटा दिया जाएगा वो सब के सब चाइना की सरकार की तरफ से दिया जाएगा या फिर चाइनीज आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। पहले वो लोग VPN डाल के एक बार को ग्लोबल साइट को एक्सेस कर पाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि चाइना की तरफ से अभी जो खबरें हमको देखने को मिलने वाली है उसमें 100% तक प्रोपेगेंडा होने वाला है, दावे के साथ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।